नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शकील सर ऑनलाइन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश के अभी तक मैं आपको 5 भाग दे चुका हूं। और पिछली कक्षा में मैंने आपको महाराणा कुंभा तक का इतिहास यहाँ पढ़ा दिया था। आज इस कक्षा में मुख्य रूप से हम राणा सांगा पढ़ेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कुंभा और राणा सांगा के बीच में क्या क्या परिस्थितियां रही हैं, कौन कौन शासक आए हैं, ठीक है, क्या क्या बीच में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा को। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे बनाया है आप लोगों को समझने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुंभा में आपको पढ़ा चुका हूं कि 1433 से 1468 ईस्वी कुंभा का शासनकाल रहा है। और मैंने आपको बताया कि कुंभा के 2 पुत्र यहाँ आपको मिलते हैं, उदय सिंह प्रथम, जिनको हम उदा के नाम से भी जानते हैं, और उनके छोटे पुत्र हैं रायमल। तो यहाँ पर रायमल जब अपने ससुराल ईडर गए हुए थे, ईडर जो आजकल गुजरात में पड़ता है, तो इसी दौरान पीछे से इस उदय सिंह प्रथम ने अपने पिता कुंभा की कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड के निकट हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन्होंने अपना सिंहासन मेवाड़ का प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक ये मेवाड़ के शासक रहे। जब पिता की हत्या के बारे में छोटे भाई रायमल को पता चलता है, तो रायमल गुजरात से वापस लौटता है। और मेवाड़ के भी बहुत सारे सामंतों ने यहां पर रायमल का साथ दिया, क्योंकि मेवाड़ के जो है अधिकांश सामंत वो उदय सिंह प्रथम के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उदय सिंह प्रथम एक पितृहंता शासक के तौर पे जाने जाते हैं। तो इसलिए पितृहंता शासक बने, इससे बढ़िया उन लोगों ने रायमल को समर्थन देना उचित समझा और रायमल के साथ हो गए। आखिरकार आप देखें, यहाँ पे लंबा एक संघर्ष हुआ दोनों के बीच में, और आखिरकार सन 1473 ईस्वी में रायमल उदय सिंह प्रथम को यानी उदा को पराजित करने में कामयाब हो गया। मैंने आपको बताया था कि उदा ये भागकर मालवा चला गया था। मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये उदा भागकर मालवा चला गया था, और उस जमाने में मालवा के जो सुल्तान हुआ करते थे उनका नाम था सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। ये इनके पास दरबार में चले जाते हैं। ठीक है, और पीछे से मेवाड़ के जो शासक बन जाते हैं वो राणा रायमल बन जाते हैं। ठीक, यानी कुंभा शासक बने। कुंभा के बाद मेवाड़ के शासक रहे 5 साल तक लगभग उदय सिंह प्रथम, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ जो अगले शासक हमारे बन चुके हैं वो हैं महाराणा रायमल। इसके बाद देखिए, होता यह है कि इधर तो रायमल शासक बन चुके हैं और उदा भागकर जा चुका है मालवा सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के पास, और वहां जाकर मालवा के सुल्तान की मदद प्राप्त करके मेवाड़ को हासिल करने की कोशिश में जुट जाता है। लेकिन माना जाता है इसी दौरान जब यहाँ पे मालवा की राजधानी मैंने आपको बताई थी, मालवा की राजधानी का नाम हमें मिलता है मांडू। तो जब ये मांडू के महलों में एक दिन शाम के समय टहल रहा था, इसी दौरान माना जाता है कि बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आप देखें, उदा की मृत्यु हो गई, लेकिन उदा के दो पुत्र ये अभी भी मालवा के सुल्तान के पास थे, और ये मालवा के सुल्तान के साथ मिलकर ये मेवाड़ को हथियाना चाहते थे। लेकिन इसमें भी इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, और आखिरकार उदय सिंह प्रथम के यानी उदा के जो पुत्र हैं ये भी अपनी जान बचाकर पराजित होकर बीकानेर की ओर भाग गए। इस प्रकार महाराणा रायमल अब मेवाड़ के यहाँ पर शासक बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, रायमल जो है ये एक बहुत बड़े शासक के तौर पे नहीं जाने गए। इनके समय की कोई बहुत ऐतिहासिक घटना तो हमें नहीं मिलती, इसलिए राणा रायमल की बजाय मैं यहाँ बात करूंगा इनके 3 पुत्रों की, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल सिसोदिया और राणा संग्राम सिंह, जिनको हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। देखिए, महाराणा रायमल जो थे इनके बाद अब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। वैसे देखा जाए तो महाराणा रायमल अपने जीवन काल में कोई अपना उत्तराधिकारी बना नहीं पाए थे, निश्चित नहीं कर पाए थे किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे कई सारे लोग दावेदार खड़े हो गए थे। इनमें अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया बड़े हैं, उसके बाद जयमल उनके छोटे पुत्र हैं, और राणा सांगा इन तीनों में सबसे छोटे हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा ये दोनों सगे भाई थे, ये एक माता के संतान थे। जयमल ये अलग, इनकी माता अलग थी। तो इन तीनों में काफी संघर्ष था, काफी इनमें मनमुटाव हो गया था गद्दी को लेकर। और यहीं पर ही अगर मैं बात करूं तो गद्दी के 2 दावेदार और भी थे। इनमें एक तो था रायमल का भाई, जिसका नाम हमको मिलता है सारंग देव। ठीक है, एक तो था सारंग देव, ये महाराणा रायमल के भाई हुआ करते थे।
इसी प्रकार अगर हम बात करें गद्दी का एक और दावेदार अपने आप को समझता था, वो थे महाराणा कुंभा के भाई हुआ करते थे जिनका नाम था क्षेमकर्ण। ठीक है, महाराणा कुंभा के छोटे भाई हैं क्षेमकर्ण। चलिए इसको ठीक कर देता हूं। तो देखिए महाराणा कुंभा जो थे इनके छोटे भाई का नाम हमको मिलता है क्षेमकर्ण। तो क्षेमकर्ण के एक पुत्र होते थे जिनका नाम यहां पे हमको मिलता है सूरजमल। इस प्रकार आप देखें सूरजमल जो थे वो महाराणा रायमल को ही चुनौती देते थे। सूरजमल का तो यह मानना था कि रायमल को गद्दी नहीं मिलनी चाहिए, गद्दी मुझे मिलनी चाहिए। इस प्रकार आप देखें महाराणा रायमल के शासनकाल में मेवाड़ की गद्दी के लिए जो उत्तराधिकारी जो बन जाते हैं, दावेदारी जो साबित करने वाले लोग हैं, एक तो महाराणा रायमल के 3 पुत्र हैं ही, ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रायमल के भाई सारंगदेव और इधर कुंभा के भाई क्षेमकर्ण के पुत्र सूरजमल। तो ये 5 लोग हैं जो मेवाड़ की गद्दी के लिए अपना अपना दावा दिखाते थे। अब यहाँ पे किस प्रकार ये गद्दी राणा सांगा को मिलती है, जबकि राणा सांगा तो देखिए हाँ यहाँ बड़े जो भाई हैं इनको गद्दी मिल सकती थी, सारंगदेव जो हैं चाचा इनके, इनको मिल सकती। सूरजमल को देखा जाए तो राणा सांगा का तो बहुत दूर दूर तक लग ही नहीं रहा था इतिहास में कि इनको गद्दी मिल भी सकती है, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि राणा सांगा ही फिर मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। तो ये क्या घटना घटित हुई थी, उन घटनाओं के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए समझिए इन चीजों को अच्छे से। देखिए मैंने कहा यहां पर मेवाड़ के जो शासक हैं उनका नाम है महाराणा रायमल। महाराणा रायमल के जो भाई हैं इनका नाम मैंने कहा सारंगदेव मिलता है, ठीक है, ये भी गद्दी के दावेदार हैं। और इधर रायमल के जो 3 पुत्र मिलते हैं, एक का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया हमें मिलता है, एक का नाम हमें जयमल मिलता है, और एक ये हमारे संग्राम सिंह हो गए यानी राणा सांगा हो गए। तो घटना कुछ ऐसी होती है कि पहला एक मैंने और बताया था महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण के पुत्र सूरजमल। तो देखिए सूरजमल जो था ये तो खैर काफी पहले अपने आप को अलग कर लेता है क्योंकि सूरजमल जो है ये कांठल क्षेत्र की ओर चला जाता है। कांठल प्रदेश, माही नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र कांठल प्रदेश कहलाता है। तो सूरजमल को लगता है कि ठीक है अब यहाँ तो मेरा कोई जो है दाव नहीं लग रहा, तो आखिरकार सूरजमल तो निराश होकर ये कांठल क्षेत्र की ओर चला जाता है। यानी महाराणा रायमल के पश्चात ये जो गद्दी के जो दावेदार थे 5, उनमें से एक दावेदार सूरजमल तो कम हो गया। अब बचे ये 4, अब इनकी मैं बात आपसे करता हूं। यहां पे इन चारों के बीच में काफी मनमुटाव था और काफी जो है इनके बारे में दावेदारी को लेकर झगड़ा था। एक बार माना जाता है महाराणा रायमल ने किसी ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और उस ज्योतिषी को इन सब की जन्म पत्रियां दिखाई गई और कहा गया ज्योतिषी से कि ज्योतिषी जी आप इनकी जन्म पत्रियों को देखकर बताएं कि कौन इनमें से मेवाड़ का अगला शासक हो सकता है। तो माना जाता है कि ज्योतिषी ने जब जन्म पत्रियां देखी तो उसने राणा सांगा का जो है माना जाता है कि इसके बारे में उसने कहा कि राणा सांगा अगला उत्तराधिकारी हो सकता है, इसका शासक बनने का जो योग है वो ज्यादा प्रबल होता है। तो ऐसे समय में यहां देखें हम लोग बाग तो राणा सांगा के बारे में इन्होंने कह दिया ज्योतिषी ने कि अगले शासक राणा सांगा हो सकते हैं, इनके जो है ग्रह नक्षत्र काफी प्रबल हैं। तो ऐसा इस राणा सांगा के बारे में कहा। इतना सुनकर पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत गुस्से में आ गया और पृथ्वीराज सिसोदिया ने वहीं पर बैठे हुए राणा सांगा के ऊपर तलवार से हमला कर दिया और माना जाता है उस हमले के अंदर राणा सांगा की जो एक आंख है वो आंख उस हमले में चली गई। इस प्रकार आप देखें सारंगदेव बीच बचाव करता है और बीच बचाव करने के बाद इन दोनों को अलग अलग करता है, इन दोनों का जो है कह सकते हैं कि इनका इलाज भी करवाता है, राणा सांगा का इलाज भी करवाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने तलवार से राणा सांगा की आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए राणा सांगा की एक आंख खराब हो गई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ समय पश्चात जब इनकी तबीयत ठीक हो गई, राणा सांगा ठीक हो गए, तो रायमल अपने भाई सारंगदेव से कहते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं ये आपस में गद्दी को लेकर काफी इनमें संघर्ष रहता है, तो आप कुछ बताइए कि मैं क्या करूं ऐसा ताकि इनके संघर्ष को खत्म किया जा सके। तो सारंगदेव ने एक सलाह दी। सारंगदेव ने कहा कि एक भीमल गांव है, एक गांव का नाम हमें मिलता है भीमल गांव। तो सारंगदेव ने राणा रायमल को एक सलाह दी कि भीमल गांव है एक मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में, ये पड़ता है आजकल, कि भीमल गांव में एक चारण महिला रहती है और उस चारण महिला का जो भविष्यवाणी है वो आज तक कभी भी जो है गलत साबित नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है क्यों ना इन तीनों राजकुमारों को लेकर
मैं उस चारण महिला के पास चला जाऊं, भीमल गांव में चला जाऊं और वहां जाकर इनके बारे में मैं उससे बात करूं और फिर उससे पूछते हैं कि कौन बनेगा मेवाड़ का अगला शासक। तो रायमल ने इजाजत दे दी और सारंग देव, इनके जो चाचा लगते हैं सारंग देव, इन तीनों बच्चों को लेकर पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, इन तीनों को लेकर ये पहुंच जाते हैं उस चारण महिला के पास। माना जाता है वो चारण महिला एक कुटिया में रहा करती थी। उस कुटिया में सबसे पहले प्रवेश किया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। माना जाता है वहां कोई चारपाई रखी हुई थी, पृथ्वीराज सिसोदिया उस चारपाई को लेकर बैठ गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर जयमल प्रवेश करता है कुटिया के अंदर। माना जाता है कि कोई चारपाई के अलावा कोई छोटा मोटा कोई चीज थी बैठने लायक कोई, ठीक है, इसने उसको ले लिया और उसके ऊपर बैठ गया। और तीसरे नंबर पे सबसे अंत में सांगा ने उस कुटिया में प्रवेश किया। सांगा जब कुटिया में प्रवेश करता है तो वहां उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो सांगा ने देखा कि कुटिया में दीवार के ऊपर एक शेर की खाल लटकी हुई है। तो सांगा ने उस शेर की खाल को उतारा, उसे जमीन पे बिछाया और जमीन पे बिछाकर उसके ऊपर बैठ गया। कुछ देर बाद चारण महिला आती है और आने के बाद यहां देखती है इन तीनों के बारे में और सारंग देव ने कहा कि भाई ये मेरे भतीजे हैं, मेवाड़ के राजकुमार हैं, आप इनको देखकर बताइए कि मेवाड़ का अगला शासक इनमें से कौन हो सकता है। तो माना जाता है उस चारण महिला ने सांगा को जब देखा, सांगा के चेहरे के तेज को जब देखा, तो उस महिला ने बोला इन सभी से कि विधाता ने फैसला कर दिया, मेवाड़ का शासक वो बनेगा जो शेर की सवारी कर रहा है। अब यहां शेर की सवारी करने से तात्पर्य क्या है? शेर की सवारी करने से तात्पर्य यह है कि सांगा जो है ये एक शेर की खाल के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, और ये बाकी लोग किसी चारपाई, और पृथ्वीराज सिसोदिया किसी चारपाई और जयमल किसी और किसी चौकी वगैरह पर बैठा हुआ था। तो सांगा को देखकर उसने कह दिया कि मेवाड़ के अगले शासक होंगे। इतना सुना पृथ्वीराज और जयमल एक बार फिर से सांगा पर टूट पड़ते हैं, इनके बीच में एक संघर्ष होता है। सांगा यहां से आखिरकार बचकर भाग निकलते हैं, ठीक है, ये यहां से बचकर भाग निकलते हैं। और इस दौरान आप देखिएगा सारंग देव ने हालांकि इस झगड़े को खत्म करवाया इनके बीच में, लेकिन यहां पे देखें सांगा को यह लग गया था कि अब मैं यहां मेवाड़ में अगर रहूंगा तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ये दोनों भाई मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी हत्या का प्रयत्न करवाते रहेंगे। इस प्रकार आप देखें संघर्ष के पश्चात सांगा यहां पर मेवाड़ छोड़कर चला जाता है। कहां जाते हैं? ये चले जाते हैं अजमेर में। अजमेर में गांव पड़ता है, इस गांव का नाम हमें मिलता है श्रीनगर गांव, ठीक है, श्रीनगर, ये आजकल अजमेर में, ध्यान रखें श्रीनगर एक कश्मीर में भी है, लेकिन ये श्रीनगर में अजमेर वाले की बात कर रहा हूं। तो श्रीनगर नाम की एक जगह है अजमेर, वहां चले जाते हैं और वहां पर एक सेठ करमचंद पवार हुआ करते थे। चलिए मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए इस प्रकार आप देखें यहां पर ये आ चुके हैं राणा सांगा श्रीनगर नाम के कस्बे में, श्रीनगर जो आजकल अजमेर में पड़ता है। उस जमाने में श्रीनगर अजमेर के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था करमचंद पवार। तो करमचंद पवार के पास राणा सांगा ने अपना वेश बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर यहां पे शरण ले ली। करमचंद पवार के यहां राणा सांगा एक चाकर की हैसियत से, ठीक है, राणा सांगा यहां पर एक चाकर, चाकर का मतलब एक नौकर की हैसियत से यहां नौकरी करना शुरू कर देता है। तो करमचंद पवार के पास उसे नौकरी मिल गई और यहां पर एक घटना मिलती है। करमचंद पवार जो है वो राणा सांगा से परिचित नहीं था, उसने उसको नौकर समझ के एक नौकरी उसको दे दी, गाय चराने की नौकरी उसको दे दी। एक बार की घटना ऐसी हमें मिलती है, आपने भी कुछ चित्र देखे होंगे राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा सो रहे हैं और एक सांप जो है राणा सांगा को अपना फन से छाया दे रहा है। इस तरह का चित्र आपको मिल जाएगा अगर आप देखते हैं राणा सांगा के बारे में। तो देखिए घटना यहां पे घटित होती है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि राणा सांगा एक बार गाय चराते हुए उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं और राणा सांगा के पास आकर एक बड़ा सा नाग आता है और अपना फन फैलाकर राणा सांगा को वो छाया दे रहा होता है। वहीं पड़ोस में से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं और पड़ोस में से गुजरने वाले लोगों ने जब इस नजारे को देखा तो वो लोग भागकर करमचंद पवार के पास गए कि करमचंद पवार, आपका जो एक नौकर है, हमने क्या देखा कि वो गाय चर रही है और वो सो रहा है और एक नाग आता है और उसको छाया करके अपने फन से बैठा हुआ है। करमचंद पवार इस घटना को जो है सुनता है तो वो भी उस राणा सांगा को देखने के लिए जाता है। तो करमचंद पवार ने जब इस चीज को देखा, इस दृश्य को देखा, तो काफी हैरान हुआ और करमचंद पवार को यह लग गया था कि ये जो व्यक्ति है, जो मेरा चाकर बन के नौकर बन के रह रहा है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये किसी बड़े राजघराने से संबंधित व्यक्ति हो सकता है या कोई और व्यक्ति हो सकता है, कोई बड़ा महापुरुष हो सकता है।
तो आखिरकार राणा सांगा की कुछ समय बाद आंख खुली। आंख खुलने के बाद वो नागराज कहते हैं चले गए, और इसके बाद करमचंद पवार ने अब सांगा से उनकी असलियत पूछी कि आप सच बताएं, आप कौन हैं। और यहाँ पे बार बार आग्रह करने के बाद आखिरकार राणा सांगा ने अपनी सच्चाई करमचंद पवार को बता दी कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं, मेरा नाम संग्राम सिंह है। इस प्रकार आप देखेंगे करमचंद पवार राणा सांगा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, और इसी दौरान करमचंद पवार ने अपनी पुत्री का विवाह भी राणा सांगा के साथ कर दिया। तो यहां पे एक प्रश्न आता है कि राणा सांगा शासक बनने से पहले जो छुप कर रहे थे, तो किसके पास छुप कर रहे थे, किस व्यक्ति ने उनको अपने यहाँ पे शरण दी थी। तो आपको ध्यान रखना है इस व्यक्ति का नाम हमको मिलता है करमचंद पवार। ये श्रीनगर अजमेर के रहने वाले थे। इन्होंने राणा सांगा को अपने प्रारंभिक जीवन में शरण अपने यहाँ पर दी थी। बाद में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी राणा सांगा के साथ कर दिया था। अब चलते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया पर। राणा सांगा तो अजमेर में आके छुप गए। अब चलते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके दूसरे भाई पर। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया और एक जयमल, इन दोनों भाई पे चलते हैं। होता ही है। और एक मैंने कहा था एक और व्यक्ति है सारंगदेव, 3 गद्दी के दावेदार और हैं। तो एक मौके पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने सारंगदेव की तो हत्या कर दी। ठीक है। अब आप देखेंगे मेवाड़ के जो दावेदार हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, एक जयमल बचा, और अजमेर में रह रहा है अपना राणा सांगा। अब 3 दावेदार बचे। सूरजमल तो कांठल चला गया था पहले ही, सारंगदेव था, इसकी भी हत्या पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा कर दी गई। अब बचे पृथ्वीराज और जयमल, इन दोनों की बात मैं आपसे करता हूं। देखिए यहां पे हमें एक घटना मिलती है। ये आजकल जो बूंदी पड़ता है अपना, बूंदी नहीं कहना चाहिए मुझे, ये टोंक जो जिला पड़ता है अपना, इस टोंक जिले में एक जगह पड़ती है जिसको अपन टोड़ा बोलते हैं, टोड़ा रायसिंह जिसको अपन बोलते हैं ना। तो टोड़ा के एक शासक हुआ करते थे, इनका नाम था राव सुरतान। ठीक है, राव सुरतान टोड़ा के शासक थे। मालवा के सुल्तान ने टोड़ा पर हमला कर दिया था और टोड़ा को जीत लिया था। इस प्रकार राव सुल्तान टोड़ा से भागकर ये मेवाड़ चले गए। ये मेवाड़ में आकर रहने लगे, राणा रायमल के पास आकर रहने लगे। राव सुल्तान की एक कहते हैं बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिनका नाम हमको मिलता है ताराबाई। ठीक। तो राव सुल्तान ने यहां पर यह घोषणा कर दी थी कि मैं अपनी पुत्री, जो कि बड़ी कहते हैं कि बहुत सुंदर थी ताराबाई, तो राव सुल्तान ने घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति मुझे मालवा के सुल्तान से मेरा टोड़ा राज्य जीतकर मेरे हवाले करेगा, मैं उस व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह कर दूंगा। ऐसा राव सुल्तान ने घोषणा कर दी। तो यहां जब ये मेवाड़ में रह रहे थे, तो मेवाड़ में रायमल के जो पुत्र मैंने बताया जयमल, इस जयमल ने कोशिश की टोड़ा को जीतने की, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली तो जयमल ने ताराबाई के साथ जबरदस्ती विवाह करने का प्रयत्न किया। और जब जयमल ने ताराबाई के साथ जबरदस्ती विवाह करने का प्रयत्न किया तो राव सुल्तान ने इस जयमल की हत्या कर दी। ठीक है, राव सुल्तान ने जयमल की हत्या कर दी और यह सूचना उन्होंने महाराणा रायमल के पास भिजवा दी कि आपके पुत्र ने मेरी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया, इस वजह से मैंने आपके पुत्र जयमल की हत्या कर दी है। हालांकि यहां थोड़ा सा विवाद भी है। हमारे कुछ इतिहासकार हैं जैसे दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इन लोगों का यह मानना है कि जयमल की मृत्यु गुजरात के सोलंकी शासकों के साथ युद्ध करते समय हुई थी। ठीक है, तो यहां पे इतिहासकारों का अलग मत है। कुछ कहते हैं कि सोलंकियों के साथ गुजरात के साथ लड़ाई में जयमल मारा गया, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राव सुल्तान टोड़ा के शासक ने जयमल की हत्या जब की थी जब जयमल ने उनकी पुत्री ताराबाई के साथ अभद्र व्यवहार किया। ठीक, चलिए, तो यहां पे जयमल की कहानी खत्म। इस प्रकार अब आप देखें, अब यहां पे 2 लोग बच जाते हैं मेवाड़ की गद्दी के लिए। 2 यहां पे बच जाते हैं। एक तो राणा सांगा अभी बचे हुए हैं और एक बच रहा है पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया जो हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कैसे हुई, देखिए इस पूरी घटना को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए आइए, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए जरा, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में पहले मैं कुछ और बातें आपको बता दूं। एक तो इनका नाम पूछा जाता है, उपनाम। पृथ्वीराज सिसोदिया का उपनाम आता है उड़ना राजकुमार। कहते हैं ये अपने घोड़े पर बैठकर जब सवार होते थे तो इनका घोड़ा हवा से बात करता था, बहुत तेज इनका घोड़ा दौड़ता था, तो इसलिए आम लोग बाग इनको उड़ना राजकुमार भी कहते थे। प्रश्न है कि उड़ना राजकुमार की छतरी, तो मैं आपको बताने वाला हूं भी कुंभलगढ़ किले में।
तो उड़ना राजकुमार कहा जाता है इस पृथ्वीराज सिसोदिया को। दूसरा देखिए यहां पर क्या हुआ, इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि टोडा के शासक जिनका नाम हमें मिलता है राव सुल्तान, राव सुल्तान ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो भी टोडा राज्य को जीतकर मेरे हवाले कर देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ऐसे में जयमल ने प्रयत्न किया, लेकिन जयमल को तो सफलता नहीं मिली। लेकिन यहां पर जयमल के पश्चात इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने सैनिक जो है संगठन इकट्ठा करके और टोडा पे हमला करके और उसे टोडा को जीतकर किसके हवाले कर दिया, राव सुल्तान के हवाले कर दिया। इस प्रकार आप देखें, जब राव सुल्तान टोडा के वापिस शासक बन गए तो उन्होंने वचन के अनुसार अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह किसके साथ कर दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ कर दिया। इस प्रकार आप देखें पृथ्वीराज सिसोदिया ये अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर किले का नाम क्या रख दे रहे हैं, तारागढ़। ध्यान रखें इस अजमेर किले के बारे में मैं आपको बता दूं, शुरुआत मैंने कहा था 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने इस किले को बनवाया, तो हम इसे अजय मेरू कहते थे, अजयराज चौहान के नाम पर। इसके बाद आप देखें पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर इस किले का नाम अब रख दिया है तारागढ़। और आगे चलकर शाहजहां के जमाने में उनके एक सेनापति आएंगे विठल दास गौड़, उन्होंने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था, तो उनके नाम पे इस किले का नाम हो जाता है गढ़ बीठली। तो अजमेर किले के नाम 3 आपको मिलते हैं। और जहां तक तारागढ़ की बात है तो मैं आपको बता चुका हूं कि बूंदी के किले का नाम भी तारागढ़ है। मैंने आपको राणा लाखा के समय ही बूंदी किले के बारे में बता दिया था। हालांकि किले का एक अलग से टॉपिक आएगा, राजस्थान के समस्त किले इतिहास पूर्ण होने के बाद राजस्थान की स्थापत्य कला में, कल्चर के अंदर में तमाम राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, चाहे वो स्थल दुर्ग हो, जल दुर्ग हो, धान दुर्ग हो, ठीक है, गिरि दुर्ग हो, इन सबका अलग से ही टॉपिक आएगा और तमाम किलों को मैं वहीं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता चुका कि बूंदी में भी एक तारागढ़ है और एक अपना हो गया अजमेर का तारागढ़। तो माना जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था, इस किले की प्राचीर का निर्माण करवाया था, कुछ अंदर महल बनवाए थे, और ये ताराबाई के नाम पर उन्होंने इस किले का नाम क्या रख दिया है, तारागढ़ रख दिया है। चलिए एक जानकारी ये मिलती है। दूसरा इनके बारे में देखें, सिरोही के एक राजा होते हैं जिनका नाम है जगमाल सिंह। जगमाल सिंह ने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया। अब आप देखिए सिरोही के राजा जगमाल सिंह ने पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार को जहर क्यों दिया, क्या घटना घटी, मैं उसको आपको समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, यहां आ जाइए, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया कि राणा रायमल के 3 पुत्र, वैसे तो खैर राणा रायमल की 11 रानियां थी जिनसे उनको 13 पुत्र मिले थे और 2 पुत्रियां थी। अगर मैं मुख्य रूप से यहां बात करूं तो राणा रायमल के 3 पुत्रों की मैं बात आपसे कर ही रहा हूं। रायमल के बड़े पुत्र एक हो गए हैं, एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया हो गए हैं, एक जयमल हो गए हैं और एक राणा सांगा हो गए हैं, ठीक है। देखिए इनकी एक बहन और हुआ करती थी, रायमल की एक पुत्री और हुआ करती थी। इनकी पुत्री का नाम हमको मिलता है आनंदाबाई, आनंदाबाई या कहीं कहीं हमको आनंदीबाई भी मिलता है। तो माना जाता है इस आनंदाबाई का विवाह हुआ था सिरोही के राजा के साथ, और इस सिरोही के राजा का नाम हमको मिलता है जगमाल सिंह। अब जगमाल सिंह जो थे, इनका व्यवहार आनंदाबाई के साथ सही नहीं था। कहते हैं कि आनंदाबाई को काफी कष्ट पहुंचाते थे। इस वजह से आनंदाबाई ने नाराज होकर अपनी मदद के लिए और अपने जीजा को थोड़ा समझाने बुझाने के लिए अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को कहां बुलाया, सिरोही बुलाया कि आप सिरोही आ जाइए और मेरे पति को समझाइए ताकि इनका व्यवहार मेरे साथ ठीक रहे, ये मेरे साथ व्यवहार इनका अच्छा नहीं है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया अपने जीजा से मिलने, अपनी बहन से मिलने और जीजा जी को समझाने सिरोही आ जाते हैं। और यहां माना जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, पृथ्वीराज सिसोदिया ने भरे दरबार में जगमाल सिंह के, या जगमाल सिंह का ही दरबार था, उसी के दरबार में, भरे दरबार में उसका अपमान कर दिया सभी के सामने। जगमाल सिंह को यह बात चुभ गई कि मेरे ही दरबार में, मेरे ही लोगों के सामने, उच्च लोगों के, उच्च बड़े बड़े सामंत वहां बैठे थे, पदाधिकारी बैठे थे, उनके सामने मेरा अपमान कर दिया। जगमाल सिंह को यह बात चुभ गई, उसे बहुत बुरा लगा और आखिरकार जगमाल सिंह ने यहां पे सुधरने का नाटक किया कि ठीक है, आप आइंदा आपकी बहन के साथ मेरा व्यवहार अच्छा रहेगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार उसे झूठे का आश्वासन देकर और यहां पे पृथ्वीराज सिसोदिया को वापस लौटा दिया। लेकिन माना जाता है जब पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही से वापस अपने जा रहे थे कुंभलगढ़ की ओर,
उसे लड्डू दिए और उन लड्डू में ऐसा विष मिला दिया कि जो धीरे धीरे असर करता है। ठीक है, अब माना जाता है वो जहरीले लड्डू इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने रास्ते में, जब ये लौट रहा था तो रास्ते में वो लड्डू खा लिए, और उसके बाद जब ये कुंभलगढ़ पहुंचे तो कुंभलगढ़ किले तक पहुंचते पहुंचते इनकी तबीयत बहुत तेजी के साथ बिगड़ गई और यहां कुंभलगढ़ किले में आते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ किले में पहुंचकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आप देखें, अब जयमल तो पहले ही मर चुका था राव सुल्तान के हाथों। ठीक है, अब पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो चुकी, और इसकी मृत्यु कैसे हुई? जगमाल सिंह द्वारा जहरीला खाना खिलाने की वजह से, जहरीले लड्डू खिलाने की वजह से। अब यहां पे आप देखें, अब बचे हैं केवल एक व्यक्ति, मेवाड़ के उत्तराधिकारी, वो है राणा सांगा। तो मैंने आपको बताए थे 5 यहां पे लोग बाग थे जो मेवाड़ के उत्तराधिकार में अपना दावा ठोक रहे थे, जिनमें एक व्यक्ति मैंने आपको कहा था सूरजमल। सूरजमल कांठल की ओर चला गया और इसने अपना मेवाड़ की गद्दी का दावा छोड़ दिया। दूसरा सारंगदेव था जो रायमल का भाई था। ठीक है, इसकी हत्या पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा कर दी गई, ये भी खत्म। फिर इसके बाद जयमल की हत्या राव सुल्तान द्वारा कर दी गई, ये भी दावेदार खत्म। इसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया बचा था। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया बचा था, इसको जहरीले लड्डू जगमाल सिंह ने दे दिए, इसकी भी दावेदारी खत्म। इस प्रकार अब एक ही व्यक्ति बचा है, सांगा, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी। तो किस्मत में तो राणा सांगा के ही लिखा था गद्दी मेवाड़ की, जैसा कि माना जाता है ज्योतिषी ने और भीमल गांव की चारणी ने पहली भविष्यवाणी कर दी थी। इस प्रकार आप देखें, जब राणा रायमल बूढ़े हो चुके थे, बीमार हो चुके थे, गद्दी का उन्हें कोई दावेदार ना दिखा, तो राणा रायमल ने अब राणा सांगा को ढूंढवाना शुरू कर दिया। और ऐसे में करमचंद पवार, जिनके पास राणा सांगा शरण लेकर रह रहे थे, करमचंद पवार राणा सांगा को मेवाड़ लेकर आते हैं और राणा रायमल राणा सांगा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए वापस पृथ्वीराज सिसोदिया पे आते हैं, मैं पहले उनको पूरा कर देता हूं। देखिए जरा, तो मैंने कहा कि सिरोही के राजा जगमाल सिंह ने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दिया था। तो जगमाल सिंह कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया के जीजाजी थे। इसके अलावा देखिए एक प्रश्न और बनता है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ किले में स्थित है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया ना पूछ के सवाल आता है, उडना राजकुमार की छतरी कहां स्थित है? उडना राजकुमार की छतरी कहां स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? कुंभलगढ़ किला होगा। ठीक है, बात यही है, पृथ्वीराज सिसोदिया को हम क्या बोलते हैं? उडना राजकुमार कहते हैं। चलिए, इस प्रकार आप देखें यहां पर ये व्यक्ति हुए खत्म, और मेवाड़ के जो अगले उत्तराधिकारी हमारे होते हैं वो है राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत हम करते हैं राणा सांगा की। तो राणा सांगा का जन्म स्थान हमको मिलता है कुंभलगढ़ किले में। इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म है सन 1482 ईस्वी। 1482 ईस्वी में जन्म होता है, कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म होता है। पिता का नाम इनका रायमल है, माता का नाम इनका रतन कुंवरी हमको मिलता है। और जब इनकी उम्र 27 वर्ष थी जब इनकी उम्र 27 वर्ष थी तो करमचंद पवार इनको अजमेर से मेवाड़ लेकर आते हैं और मेवाड़ में इनका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। इस प्रकार 27 वर्ष की आयु में राणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं। राणा सांगा के बचपन में ही देखें तो मैंने कहा कि उसके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा जो तलवार की हूल मारी गई तो आंख उनकी उसमें ही चली गई थी। तो एक आंख देखें तो राणा सांगा की हमेशा के लिए वहां चली गई। अगर हम राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। अगर आप राणा सांगा को देखें तो मरते समय राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हुआ करते थे, जिसमें पहला घाव तो खुद उसके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा दिया गया। हमेशा हमेशा के लिए उनकी एक आंख चली गई। अगर आप इस चित्र को देखें, राणा सांगा के चित्रों कभी आप देखते हैं तो हमेशा देखें उनका एक हाथ भी आपको नजर नहीं आएगा। तो आप देखें यहाँ पे एक पैर भी आप देखें, थोड़ा सा इस पैर को भी देखें तो पैर में भी हल्का सा आपको लंगड़ापन नजर आता है। मैं आपको एक युद्ध बताने वाला हूँ, खातिल युद्ध, जिसमें आप देखें इनका हाथ भी चला जाता है और एक पैर में तीर लगने की वजह से वो लंगड़े भी हो जाते हैं। और जब राणा सांगा की मृत्यु होती है, उस मृत्यु शैया में जब ये पड़े होते हैं तो इनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव होते हैं। और इस प्रकार आप देखिए कर्नल जेम्स टॉड इनको क्या बोला है? सैनिकों का भग्नावशेष इनको कहा है। जहां तक बात आती है राणा सांगा की उपाधि की, तो इन्होंने हिंदू पत उपाधि धारण की थी, हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि राणा सांगा को शुरुआती जीवन में किस व्यक्ति ने शरण दी थी? श्रीनगर। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, श्रीनगर, ये अजमेर के अंदर मौजूद है आजकल। तो श्रीनगर में करमचंद पवार ने राणा सांगा को प्रारंभिक जीवन में शरण दी थी। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप देखें राणा सांगा यहां पर शासक बनते हैं। राणा सांगा जब शासक बनते हैं तो उस वक्त आप देखें स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
ये राजस्थान का नक्शा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ मेवाड़ के अंदर यहाँ पे राणा सांगा जब शासन कर रहे हैं, जब राणा सांगा का राज्याभिषेक होता है सन 1509 ईस्वी में, तो उनको यहाँ पे ये मेवाड़ का राज्य मिलता है। ठीक, उस समय दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, दिल्ली के सुल्तान है सिकंदर लोदी। ये हो गए दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी, काफी ताकतवर सुल्तान। इधर गुजरात में चलें तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे एक व्यक्ति आपको मिलेगा, महमूद बेगड़ा। ठीक है, ये गुजरात के सुल्तान हुआ करते थे उस जमाने में, महमूद बेगड़ा। वैसे इनका नाम तो वास्तविक सुल्तान फतेह खां था, लेकिन इन्होंने सुल्तान महमूद की उपाधि धारण की थी, तो महमूद बेगड़ा नाम से ज्यादा इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये गुजरात के शासक हो गए। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं गुजरात। ठीक, इधर ये दिल्ली के शासक हो गए हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, इधर चलते हैं मालवा। ये पूरा मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये मालवा है। मालवा की अगर हम बात करें तो यहां पर नासिरुद्दीन खिलजी यहां पर शासक हुआ करते हैं मालवा के। इस प्रकार आप देखेंगे कि राणा सांगा का जो मेवाड़ है वो मेवाड़ तीन तरफ मुस्लिम सल्तनतों से घिरा हुआ था और तीनों तरफ से आप देखें उसे संघर्ष की उम्मीद थी। जैसा कि देखें गुजरात से भी राणा सांगा को संघर्ष करना पड़ा, मालवा से भी संघर्ष करना पड़ा और दिल्ली से भी उसे संघर्ष करना पड़ा। तीनों सुल्तानों से उसे संघर्ष करना पड़ा। तो बारी बारी से मैं आपको एक एक संघर्ष के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मेवाड़ गुजरात संघर्ष पर, कि मेवाड़ और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के बीच में संघर्ष क्यों हुआ। पहले जो है गुजरात के सुल्तान हुआ करते थे महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो गई थी सन 1511 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुजफ्फर शाह अगले गुजरात के सुल्तान बने। इस प्रकार आप देखें गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और राणा सांगा के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो झगड़ा क्यों हुआ, इसका जो कारण रहा है ये ईडर रियासत रही है। राणा सांगा ने क्या किया, ईडर रियासत के अंदर भारमल, वहां के जो राजा थे, भारमल को हटाकर रायमल को ईडर का शासक बना दिया और यह घटना थी जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। देखिए नक्शे के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यह राजस्थान का नक्शा आपको यहां नजर आ रहा है। इस राजस्थान के नक्शे में नीचे की ओर चले तो यहां में गुजरात नजर आएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, इनको हटा देता हूं एक बार। देखिए आप लोग, देखिए ये नीचे चलें तो यहां पर ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना गुजरात। और राजस्थान और गुजरात की सीमा पर यहां पर एक राज्य हुआ करता था। इस छोटे से राज्य का नाम यहां पर हमको मिलता है ईडर, और यहां पर था आपका मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ और गुजरात इन दोनों राज्यों के बीच में एक छोटा सा एक रियासत हुआ करती थी ईडर। ईडर के राजा हुआ करते थे भारमल। भारमल जब गद्दी से हटा दिए जाते हैं, देखिए यहां पर मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने क्या किया, ईडर पर हमला किया और ईडर पर हमला करके भारमल को हटाया और भारमल के भाई रायमल को ईडर का राजा बनवा दिया। इस बात से नाराज होकर भारमल कहां चला गया, गुजरात। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से उसने मदद मांगी। इस प्रकार आप देखें गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भारमल की मदद करता है और ईडर पर हमला करके भारमल को फिर से राजा बनवा देता है। यानी मेवाड़ और गुजरात के बीच में जो संघर्ष का जो कारण रहा है वो ईडर रियासत रही है। मेवाड़ का शासक चाहता है कि मैं अपने अधीन रायमल को अपने प्रभाव में लेकर ईडर को अपने जो है अधिकार क्षेत्र में ले लूं, और गुजरात का सुल्तान चाहता है कि मैं भारमल को शासक बनाकर मैं गुजरात के शासक को अपने अधीन में ले लूं। इस प्रकार आप देखें ईडर पर प्रभाव जमाने के कारण जो कि गुजरात और मेवाड़ के बीच में था, इन दोनों रियासतों के बीच में काफी झगड़ा चला। ठीक है, तो यहां जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये बनता है कि मेवाड़ गुजरात के बीच में जो संघर्ष का कारण था वो क्या था, वो था ईडर। ठीक है, तो राणा सांगा ने भारमल, ईडर के राजा भारमल को हटाकर उसके भाई रायमल को ईडर का राजा बना दिया। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, किस रियासत की वजह से झगड़ा हुआ। भारमल ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से सहायता मांगी और इस प्रकार आप देखें गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह इसकी मदद करने के बहाने, ईडर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बहाने राणा सांगा से संघर्ष करते हैं। इनके बीच में काफी छुटपुट जो है झगड़े हुए थे। कोई बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कोई युद्ध ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रश्न ये जरूर बन जाता है कि राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के बीच में झगड़े का जो कारण था वो क्या था, वो था ईडर रियासत।
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली और मेवाड़ संघर्ष के बारे में। दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे सुल्तान सिकंदर लोदी, जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई सन 1517 ईस्वी में। सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अगला दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, अब आप देखें यहां पर सिकंदर लोदी के बाद जब उनके पुत्र अगले शासक बनते हैं तो उनके बीच में सॉरी, देखिए जरा यहां इसको यहां से दोबारा शुरू कर, इसको मेवाड़ दिल्ली से बीच का कटिंग कर। चलिए तो अब मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली और मेवाड़ संघर्ष पर। तो दिल्ली और मेवाड़ के बीच में संघर्ष का कारण क्या था, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब यहां पर राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था उस वक्त दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे सुल्तान सिकंदर लोदी। देखिए कुछ नक्शे के आधार पर मैं आपको समझा देता हूं। ये इस तरीके से आप देखें, यहां पर ये आज का लगभग अपना राजस्थान कुछ इस प्रकार अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखें ये जो पूरा इलाका है मेवाड़, और इस मेवाड़ पर राणा सांगा का यहां पर प्रभाव है। ये पूरा इलाका ये मेवाड़ रियासत। ठीक है, और उसके अलावा देखें तो बाकी तो राजपुताने के अन्य शासकों पर भी राणा सांगा का प्रभाव था। इधर हम बात करें तो सुल्तान सिकंदर लोदी, ठीक है, सुल्तान सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान है। ध्यान रखें सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को बसाया था। 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। आप देखें अब तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी आप देखें जो है दिल्ली रही थी। अब आप देखें जो दिल्ली की राजधानी है उसको हटाकर अब आगरा को राजधानी बना दिया है सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा। आगे चलकर सन 1517 ईस्वी के अंदर सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। इस प्रकार आप देखेंगे इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान बन चुके हैं। और ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, बंगाल बिहार तक का पूरा हिस्सा, ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की साम्राज्य में शामिल था और इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आगरा बन चुका था। अब आप देखेंगे राणा सांगा। राणा सांगा गुजराती में बात कर ही चुका हूं। ठीक है, गुजरात के साथ संघर्ष की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के झगड़े की। तो देखिए इन दोनों के बीच में झगड़ा पहला शुरू होता है सन 1517 ईस्वी में। 1517 1518 2 साल लगातार इनके बीच में युद्ध होते हैं। दिल्ली का सुल्तान बन चुका है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी एक साम्राज्यवादी किस्म का शासक है और बहुत ही महत्वाकांक्षी है, नौजवान है। ये चाहता है कि मैं मालवा पर अपना अधिकार करूं। देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा मैं बता चुका था, ये मध्य प्रदेश का यहाँ पर एक मालवा रियासत यहाँ पे हुआ करती थी। तो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी चाहता है कि मालवा पर मैं अपना नियंत्रण स्थापित करूं, लेकिन मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले राणा सांगा को नियंत्रित करना पड़ेगा। इस प्रकार आप देखें यहां पर दिल्ली के सुल्तान ने इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के खिलाफ 2 सैनिक अभियान भेजे। पहला सैन्य अभियान जो होता है सन 1517 खातौली युद्ध, और दूसरा अभियान एक और भेजा जाता है, फिर इनके बीच में हुआ बाड़ी का युद्ध। इन दोनों को मैं एक एक करके बारी बारी से आपको समझा देता हूं। देखिए जरा सबसे पहले आप देखें इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था सन 1517 ईस्वी में। यह युद्ध कहलाता है खातौली का युद्ध। ध्यान रखें खातौली आजकल कोटा जिले में पीपलदा तहसील के बीच पड़ता है। कोटा जिले में पीपलदा नाम से एक तहसील पड़ती है। पीपलदा तहसील के अंदर यह खातौली नाम का गांव है। यहाँ पे बहुत सारी जगह गाइडों में आपको एक किताबों में जो है बूंदी लिखा मिल जाता है, जो ठीक नहीं है, गलत है। इसको कृपया करके आप सुधार कर लें। तो खातौली जो है ये पड़ता है आजकल कोटा में। यहां पर युद्ध हुआ सन 1517 ईस्वी में। इस युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया। राणा सांगा यहां रक्षात्मक युद्ध लड़ता है। इब्राहिम लोदी ने हमला किया और राणा सांगा ने उसको पराजित करके पीछे धकेलने पे मजबूर कर दिया। इब्राहिम लोदी यहां से हारकर वापस लौट गया। इसके बाद देखें तो इब्राहिम लोदी चुप नहीं बैठा था, वापस आता है। लेकिन उससे पहले यहां एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं।
जैसा कि मैंने कुछ समय पहले अभी आपको बताया था, इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और एक पैर में तीर लगने से वह लंगड़ा हो गया था। आप देखिए, पूछ लिया जाए अगर एग्जाम में कि किस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था और पैर में तीर लगने से उनको जो है वो लंगड़े हो गए थे, तो आपको ध्यान रखना है ये खातुली का युद्ध है। तो काफी आप देखें यहां पर इनको जो है चोट लगी थी युद्ध के अंदर, लेकिन विजयश्री इनको प्राप्त हुई थी। इब्राहिम लोदी पराजित होकर यहां से वापस लौट जाता है, लेकिन अगले ही साल 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी फिर आता है और इन दोनों के बीच में फिर से एक युद्ध होता है, बाड़ी का युद्ध सन 1518 ईस्वी। बाड़ी वर्तमान में आजकल धौलपुर जिले में पड़ता है। इस प्रकार आप देखें अगले ही साल बाड़ी में इन दोनों के बीच में फिर से युद्ध हुआ। इस बार इब्राहिम लोदी स्वयं तो नहीं आया, इब्राहिम लोदी ने इस बार अपने सेनापति मियां माखन को भेजा था। हालांकि इनके साथ मियां हुसैन फार्मूली एक सेनापति और भी नाम आता है, मियां हुसैन फार्मूली। तो देखिए यहां पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी खुद तो नहीं आए, उन्होंने मियां माखन और मियां हुसैन फार्मूली नामक दो सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजी थी। लेकिन इस बार भी राणा सांगा ने दिल्ली की सेना को बुरी तरह से पराजित करके उसे वापस पीछे धकेल दिया। तो ध्यान रखना है, बाड़ी के युद्ध में कौन जीता है? एक बार फिर से राणा सांगा। इस युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन को पराजित किया। ठीक है, अगर मियां माखन के साथ अगर दूसरा सेनापति का नाम पूछा जाए तो मियां हुसैन फार्मूली भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, इस प्रकार आप देखें दिल्ली का सुल्तान दो युद्धों में पराजित हुआ और पराजित होने के बाद अब वो चुप बैठ गया। अब बात करते हैं हम मेवाड़ मालवा संघर्ष की। राणा सांगा का अगर हम पास में चलें तो मालवा रियासत के साथ संघर्ष हुआ। जैसा कि मैंने कहा यहां पर ये मेवाड़ रियासत हुआ करती थी, इस पूरे क्षेत्र में राणा सांगा का प्रभुत्व, और यहां चलें तो ये मालवा रियासत थी। ठीक है, अब आप देखें मेवाड़ और मालवा का संघर्ष का कारण क्या था। इस संघर्ष के कारण को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। देखिए, हमारे यहां पर मेवाड़ के जो शासक हैं वो तो राणा सांगा चल ही रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे राणा सांगा, ये तो हो गए मेवाड़ के शासक। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूं मालवा के अंदर। उस जमाने में मालवा के जो सुल्तान हुआ करते थे, इनका नाम है महमूद खिलजी द्वितीय। अब आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम वो कुंभा के समकालीन थे और कुंभा के साथ उन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। और यहां अब मालवा के सुल्तान आ चुके हैं महमूद खिलजी सेकंड द्वितीय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो होता यह है कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी जब गद्दी पर बैठे तो कुछ ही समय पश्चात इस महमूद खिलजी को इसी के छोटे भाई साहिब खान ने पराजित करके यहां से भगा दिया। तो महमूद खिलजी के हाथ से जब गद्दी निकल गई तो ऐसे समय में एक व्यक्ति जो चंदेरी के राजा हुआ करते थे, चंदेरी आजकल मध्य प्रदेश में है, चंदेरी के राजा हुआ करते थे मेदिनी राय। तो चंदेरी के राजा मेदिनी राय ने महमूद खिलजी की मदद की और साहिब खां को हटाकर एक बार फिर से चंदेरी के राजा मेदिनी राय ने महमूद खिलजी को एक बार फिर से मालवा का क्या बना दिया? सुल्तान बनवा दिया। अब मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय जब सुल्तान वापस बनता है तो इसने मेदिनी राय को अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया, उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया और धीरे धीरे चंदेरी के राजा इस मेदिनी राय का प्रभाव महमूद खिलजी के दरबार में इतना ज्यादा बढ़ता चला गया, इतना ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ता चला गया कि मालवा के जो बड़े बड़े सरदार सामंत थे वो चंदेरी के राजा मेदिनी राय से भय खाने लगे और इसे डर कर वो धीरे धीरे मालवा को छोड़कर अन्यत्र जाने लगे। और एक समय ऐसा आ गया कि खुद महमूद खिलजी भी इतना घबरा गया इस मेदिनी राय से कि खुद एक दिन चुपचाप महमूद खिलजी छोड़कर मालवा ये चला गया गुजरात। ये गुजरात चला जाता है और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के पास जाकर शरण लेता है। हालांकि मेदिनी राय ने संदेशा भिजवाया सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे ना डरें, आप वापस मालवा चले आए। लेकिन फिर भी मुजफ्फर शाह यहां पे लौटकर नहीं आता क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि तुम अगर मालवा वापस लौटोगे तो तुम्हारी हत्या मेदिनी राय द्वारा कर दी जाएगी। ऐसे में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी, देखिए मैंने कहा ना महमूद खिलजी यहां गुजरात जा चुका है, तो महमूद खिलजी की मदद करता है गुजरात का सुल्तान।
तो मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी इन दोनों ने मिलकर हमला किया यहां पर मालवा पर। ठीक है, उस जमाने में मालवा की राजधानी मैंने बताया था आपको मांडू हुआ करती थी। तो मालवा की राजधानी मांडू पर इन दोनों सेनाओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको साफ करके आपको फिर क्लियर करके और बताता हूं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो व्यक्ति हैं महमूद खिलजी द्वितीय, ये गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की मदद लेकर वापस मांडू पर आक्रमण करते हैं। मांडू के किले में उस वक्त मेदिनी राय रह ही रहा था। मेदिनी राय को जब इस बारे में पता चला मेदिनी राय को जब इस बारे में पता चला तो मेदिनी राय क्या करता है, मेदिनी राय अपने पुत्र जिसका नाम हमें मिलता है नत्थु, तो नत्थु के नेतृत्व में मांडू किले को सौंप देता है। और मांडू किले को सौंपकर मेदिनी राय ये चले जाते हैं मेवाड़। मेदिनी राय कहां जाते हैं? मेवाड़, राणा सांगा से मदद प्राप्त करने के लिए। मेदिनी राय जाते समय अपने पुत्र नत्थु से कह के जाते हैं कि किसी भी कीमत पर 1 महीने तक किसी भी तरीके से आप इस सेना को, जो सेना आ रही थी गुजरात के सुल्तान, एक तो मैंने कहा था मुजफ्फर शाह इसमें शामिल थे, ठीक है, और एक महमूद खिलजी, तो यहां पर तो देखिए जरा, तो एक यहां पे था महमूद खिलजी। तो इन दोनों ने जब हमला किया तो यहां पर नत्थु की कोशिश यह है कि अपने पिता के कहे अनुसार किसी भी तरीके से वो 1 महीने तक दुश्मन सेना से संधि वार्ता चलाकर किसी भी तरीके से किले को बचाए। तो नत्थु ने यहां पर मुजफ्फर शाह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप 1 महीने रुक जाइए और 1 महीने बाद ये किला मैं आपके सामने उपस्थित कर दूंगा, यानी किला मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मुजफ्फर शाह को इस बारे में पता चल गया कि मेदिनी राय मेवाड़ चला गया है राणा सांगा से मदद प्राप्त करने, और ऐसे में अगर 1 महीने का समय हम नत्थु को दे देते हैं तो ऐसे में मेवाड़ से आने वाली सेना हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उससे पहले पहले हमें नत्थु को पराजित करके इस मांडू किले पे कब्जा करना पड़ेगा। तो आखिरकार इन दोनों सुल्तानों की संयुक्त सेना ने जोरदार भीषण हमला किया। इस युद्ध में नत्थु लड़ते हुए मारा गया और मालवा किले पर कब्जा हो गया गुजरात के सुल्तान और महमूद खिलजी का। इस प्रकार आप देखें मांडू किले पर इनका कब्जा हो गया। महमूद खिलजी एक बार फिर से मालवा का सुल्तान बन जाता है। इस युद्ध में नत्थु और उसके परिवार, यानी नत्थु जो है मैंने कहा मेदिनी राय का पुत्र है, और मेदिनी राय के परिवार के जो भी और कुछ नजदीकी लोग बाग थे उनकी हत्या करवा दी जाती है। इस प्रकार यहां पर मेदिनी राय मेवाड़ पहुंचा और राणा सांगा की मदद लेकर वापस आता है। ठीक है, राणा सांगा मेवाड़ से जब अपनी सेना लेकर चलता है तो राणा सांगा को लगता है कि अभी भी गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाएं मौजूद हैं, तो ऐसे में 2 सेनाओं से इकट्ठे लड़ना ये ठीक नहीं है। तो राणा सांगा क्या करते हैं, ये मालवा का जो उत्तरी भाग है, ये आजकल जो गागरोन का किला हमें नजर आता है, ये गागरोन जो उस जमाने में किला ये मालवा के सुल्तान के कब्जे में हुआ करता था। तो राणा सांगा इन दोनों की संयुक्त सेना से लड़ने के बजाय मालवा के उत्तरी क्षेत्र में गागरोन किले को जीतता है, और गागरोन किले को जीतकर उसे मेदिनी राय को सौंपकर और स्वयं कहां चला जाता है राणा सांगा? वापिस मेवाड़ चला जाता है। इस प्रकार आप देखें गागरोन किले का जो जागीर है वो राणा सांगा ने किसको दे दी है? ये मेदिनी राय को दे दी है। इस प्रकार मेदिनी राय को राणा सांगा ने गागरोन की जागीर दी और साथ ही साथ चंदेरी की जागीर भी उसको वापिस से प्रदान कर दी गई। अब यहां हम देखेंगे गागरोन किले पर चंदेरी के राजा मेदिनी राय का कब्जा हो चुका है, उसकी जागीर बन चुकी है। इसके पश्चात अगर हम चलते हैं तो महमूद खिलजी ने राणा सांगा के जब मेवाड़ लौट गया तो राणा सांगा के मेवाड़ लौटने के बाद महमूद खिलजी ने क्या किया, इसने गागरोन किले पे हमला किया। और जब मालवा के सुल्तान ने गागरोन किले पे हमला किया सन 1519 ईस्वी के अंदर, तो ऐसे समय में यहां हम देखेंगे 1519 ईस्वी, तो ऐसे समय में हम देखेंगे कि मेदिनी राय ने वापिस राणा सांगा से मदद प्राप्त करी और राणा सांगा मेदिनी राय की मदद करने के लिए गागरोन पहुंचा, और इन दोनों के बीच में सन 1519 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम आपको मिलता है गागरोन का युद्ध। यानी आप देखें गागरोन युद्ध में एक तरफ कौन है? एक तरफ है राणा सांगा, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ यहां पर मौजूद है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। ये आपको ध्यान रखना है, द्वितीय को। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं, महमूद खिलजी इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, और यहां तक कि राणा सांगा महमूद खिलजी को बंदी बनाकर अपने साथ
चित्तौड़गढ़ किले में ले आते हैं और 6 महीने तक महमूद खिलजी को अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ किले में बंदी रखते हैं और 6 महीने पश्चात महमूद खिलजी को छोड़ देते हैं और वापस उसको उसका राज्य लौटा देते हैं। यही मैं जिक्र करता हूं तबकात ए अकबरी के जो लेखक हैं निजामुद्दीन, उन्होंने भी राणा सांगा के इस व्यवहार की बहुत ही प्रशंसा की है कि ऐसा संभवतः मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुश्मन को छोड़ना फिर उसका राज्य भी उसको वापस लौटा देना। ठीक, तो देखिए जरा मेवाड़ मालवा संघर्ष। मेदिनी राय नामक सामंत के साथ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के संबंध बिगड़ने के बाद राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन और चंदेरी की जागीर प्रदान की, जिसके कारण मालवा और मेवाड़ के संबंध आपस में बिगड़ गए और आखिरकार आप देखें यहां पे युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, इस युद्ध का जो नाम आपको मिलता है, ये युद्ध हाँ मैं बीच में ऐड कर देता हूं, सन 1519 ईस्वी गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध इस प्रकार आप देखें 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने, ठीक है, लगातार अगर मैं क्रम से बात करूं तो 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली युद्ध में पराजित किया। 1518 ईस्वी में राणा सांगा ने एक बार पुनः बाड़ी के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान की सेना को फिर से पराजित किया और अब 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को पराजित करके उसे बंदी भी बना लिया, हालांकि बाद में से छोड़कर उसका राज्य लौटा दिया। इस प्रकार आप देखेंगे यहां पे मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत होती है और यह संघर्ष की शुरुआत होती है मेदिनी राय के कारण। ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। तो आज मैंने आपसे बात करी राणा सांगा का। देखिए मैंने आपसे कहा राणा सांगा का एक बहुत बड़ा इतिहास है, इसलिए राणा सांगा के इतिहास को मैंने 2 चैप्टर में डिवाइड किया है। आज मैंने आपसे बात करी गुजरात के साथ संबंध की, दिल्ली के साथ संबंध की और मालवा के साथ संबंध की। अब अगले चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा राणा सांगा और बाबर के बीच में संघर्ष की। बाबर कौन था, कहां से आता है, किस प्रकार उसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और किस प्रकार राणा सांगा के साथ उसका संघर्ष होता है। ठीक है, बयाना युद्ध में राणा सांगा जीतते हैं लेकिन खानवा युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। किस प्रकार खानवा युद्ध हुआ, किन किन लोगों ने राणा सांगा की मदद करी, इस पूरे बहुत ऐतिहासिक बहुत बड़ा इतिहास का एक युद्ध है। एक कह सकता हूं कि भारतीय इतिहास के अंदर एक खानवा युद्ध मोड़ बिंदु के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इस खानवा युद्ध ने बाबर के कदमों को मजबूती प्रदान करी भारत में जमने के लिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करते रहें बाकी अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।